हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो हम लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म का जो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया था बायोलॉजी जीव विज्ञान का, तो मैंने आपको बोला था 20 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। इससे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है 20 से 40 क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग 20 क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं जो कि इससे हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिस्पॉन्स देखा था, उसके बाद मैं अब इसे कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको जो है अब रेगुलर बेसिस पे डेली जो है आपको इस बुक का कंप्लीट आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, दरोगा दीजिए, एसआई कांस्टेबल, जो भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी, जेएसएससी, तो वो सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मैं आपको यहाँ से पहले 20 क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे डाल दिया हूँ। यदि आप लोग इसे सॉल्व करना चाहते हैं, पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, हम लोग कोशिका के बारे में भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होता है, ये सब चीज हम लोग डिटेल में अब देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह क्या है? यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम है अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है द्विपरतीय मींस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सेल के अंदर में जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है कोशिका के अंदर में, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। देखिए, एक ये हो गया बाहरी झिल्ली और यह आंतरिक झिल्ली, इस वजह से यह डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसे जो है कोशिका का ऊर्जा घर मींस पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यही जो होता है हमें सेल में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा, फिर नेक्स्ट बात है इसके रिगार्डिंग ये होता है जो कि इसके पास अपना डीएनए होता है। क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सारे एग्जाम में, जो कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के पास, जो कि सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसके पास अपना डीएनए होता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कोशिका का श्वसन स्थल होता है। यदि सेल के अंदर में जो रिस्पिरेशन होता है वह कहां पे होता है? वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये होता है। फिर अब देखते हैं, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग सारा पॉइंट देख लिया। अब देखते हैं सेल के रिगार्डिंग, सेल होता क्या है। तो सेल जो होता है कोशिका, कोशिका का खोज किसने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। और यदि आपसे पूछा जाएगा जो कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यह है ल्यूवेनहोक। ये देखिए, अब तो बहुत बेसिक बातें ये हो गई, अब ये सब क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ। फिर नेक्स्ट बात है केंद्रक का खोज, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज पेलेडे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं एक सेल में जो होते हैं कितने ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कौन से बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। ये दो चीज याद कर लेंगे, इसके अलावा जो भी रहेगा सिंगल मेम्ब्रेन होगा। तो देखिए, डबल मेम्ब्रेन जो होता है द्विपरतीय झिल्ली, कौन कौन से हैं एक सेल में? तो वह होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये तीन होते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा। और यदि पूछ दिया जाएगा एक सेल में कौन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बिना झिल्ली के होते हैं, मींस जैसे ये रहा, देख रहे हैं ये परत बना हुआ है, तो बिना परत के कौन से होते हैं? तो वह होते हैं राइबोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, राइबोसोम के बारे में ये जानते हैं। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये दोनों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है जो कि पूछ दिया जाएगा, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है? वह है राइबोसोम। फिर तीसरी बात ये बताते हैं राइबोसोम के बारे में, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहलाता है। ये बोलने का रीजन ये होता है जो कि राइबोसोम में जो है प्रोटीन बनता है, इस वजह से इसे जो है राइबोसोम का ये प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। हम लोगों ने सेल के रिगार्डिंग सारा पॉइंट देख लिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो वह कौन सा है? तो वह जो है एब्सिसिक एसिड होता है। देखिए, प्लांट में जो होता है, प्लांट में 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन है? पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन, पांचवा एब्सिसिक एसिड। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा, ये ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, जो कि प्लांट के ये कौन कौन से हार्मोन नहीं है। तो इस ये 3 दे दिया जाएगा, चौथा कोई और दे दिया जाएगा। इसलिए आप ये 5 नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 3 हार्मोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट को जो होता है, प्लांट को ग्रोथ करने में
बड़े होने में मदद करता है। और ये क्या करता है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है। इसमें से एक और क्वेश्चन बनने का चांस है, और वह क्वेश्चन बन सकता है जो कि इसमें कौन से ऐसे ये जो 5 हार्मोन है इसमें से केवल गैसीय हार्मोन है, मतलब गैसियस फॉर्म में मिलता है, वह जो है इथाइलिन हार्मोन केवल गैसीय हार्मोन कहलाता है। और यह इथाइलिन हार्मोन किस काम में आता है, तो फल के पकाने में काम आता है। तो इथाइलिन हार्मोन के बारे में आप लोग ये 2 पॉइंट जान लीजिएगा। यह गैसीय हार्मोन होता है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और ये इसका काम क्या है, ये इसका काम है फल को पकाने में हेल्प करता है। देखिए इसके पीछे में बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा। आप इस वीडियो पे आने का मकसद ये रहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें को जान सके। देखिए ये जो बुक के पीछे में सॉल्यूशन दिया हुआ उसमें इतनी सारी बातें नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। माता के गर्भगृह में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, ये किसके माध्यम से मिलता है, वह है प्लेसेंटा के माध्यम से। देखिए बच्चा जो यूटेरस में रहता है, गर्भाशय में, गर्भ में, इसमें कि ये जो देख रहे हैं ये जो है यही प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा जो इसी की मदद से जो है बच्चे को पोषण मिलता है। अब देखिए ये 3 पार्ट, 3, और ये जो दिया हुआ ऑप्शन में गर्भाशय क्या होता है, फेलोपियन नलिका क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये बन सकता है जो कि इसी तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है वो पूछ दिया जाएगा। तो ये जो है ये सभी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए गर्भाशय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं, अंडाशय जिसको बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब ये हो गया। आपसे पूछ दिया जाएगा जो कि क्वेश्चन ये बनने का चांस है फेलोपियन ट्यूब से, जो कि अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ता कौन है, तो वह होता है फेलोपियन ट्यूब होता है। फिर देखिए ग्रीवा ये हो गया, सर्विक्स जिसको बोलते हैं। ये सारा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। फिर अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, अमीबा किसके मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो वह है फुटपाथ जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, जो कि अमीबा जो होता है ये देख रहे हैं स्यूडोपोडिया, इसी की मदद से जो है अपना भोजन को ग्रहण करता है, खाना को खाता है। देखिए खाना खाने का प्रोसेस जो होता है, जैसे इंसान जो खाते हैं पहले हम लोग खाना लेते हैं, उसको चबाते हैं तब निगलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। लेकिन उसी तरीके से जो अमीबा जो खाना खाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को पूछ दिया जाएगा, अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब देखिए अमीबा के बारे में कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन बनने का चांस बन सकता है। तो अमीबा जो होता है यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिया ऑर्गेनिज्म होता है, और यह प्रोटिस्टा में आता है। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा, मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमलिया और प्लांटी। तो ये कौन से ये किंगडम में आता है, यह आता है प्रोटिस्टा के अंदर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाएगा अमीबा कौन से फाइलम में आता है, कौन से किंगडम में जो होता है। ये 5 किंगडम जो है किसने दिया था, R.H. विटेकर साइंटिस्ट है, 1969 में जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 भाग में बांटा था। और ये अमीबा जो होता है किसके अंदर में आता है, यह जो है प्रोटिस्टा के अंदर में आता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डीएनए किसमें पाया जाता है, तो डीएनए किसमें पाया जाता है, वह जो है केंद्रक में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, जो कि केंद्रक जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। डीएनए बता रहा हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए का खोज किसने किया था, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, तो मीसर नाम था, ध्यान रखिएगा ये बात। और यह जो न्यूक्लियस जो होता है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि पूछा जाएगा, सेल में जो होता है ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके पास अपना डीएनए होता है। एक पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स। ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक सेल के अंदर में जिसके पास अपना डीएनए होता है। इसके पास जो है, रुकिए, अपना डीएनए होता है। और यदि पूछ दिया जाएगा न्यूक्लियस के बाहर कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है, तो ये जो है न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सेल के अंदर में हो गया, प्लास्टिड ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेल के बाहर होते हैं जिसके पास अपना डीएनए होता है।
फिर अपना क्वेश्चन नंबर 26 है, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका है? यह किसका तत्व का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है? वह है कैल्शियम। इसका एटॉमिक साइन क्या होता है? तो Ca होता है और एटॉमिक नंबर 20 होता है। लोहा क्या बोलते हैं? Fe बोलते हैं। जिंक को Zn बोलते हैं। मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं। तो देखिए, दांत को सर्वाधिक, दांत के निर्माण में किसका सबसे ज्यादा रोल होता है? वह होता है कैल्शियम का। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं दूध पीने के लिए, कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह लेने के लिए, जो कि दांत मजबूत होता है। अब दांत से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इनामेल जो होता है, देखिए हिंदी में जो भी बोलते होंगे पता नहीं, बट ध्यान में रखिए हिंदी में भी यही इनामेल ही बोलते हैं। बायो में टर्म में ऐसा होता है जो कि इंग्लिश के ही टर्म को हिंदी में लिखा जाता है। इनामेल जो होता है शरीर का, एक मानव के शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, और इसमें पानी जो होता है, लगभग पानी 0% होता है। इसमें पानी ना के बराबर होता है, और इंसान के शरीर में सबसे मजबूत भाग होता है। अब देखिए, दांत से रिलेटेड कुछ पॉइंट ये देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कई बार आपको मिला होगा, जो कि दांत का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों में अलग दांत का फॉर्मूला होता है, और एडल्ट जो होता है, वयस्क जो होते हैं, बड़े पर्सन, उसके में दांत का फॉर्मूला अलग होता है। तो वह क्या होता है? तो बच्चों का यदि पूछा जाएगा तो वह होता है 2102/2102। ये हो गया इंटू, ये हो गया आपको बच्चे का डेंटल फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ पहला क्या होता है। ये जो दो है, दो कौन सा दांत है? वह है इंसीजर दांत होता है। एक कौन सा? कैनाइन होता है। 0 प्रीमोलर होता है और 2 मोलर होता है। देखिए ये होता क्या है, जैसे 2102 कितना हो गया? 2 2 4 1 5 हो गया। इस तरीके से हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से रहेगा आपका। ये 5 ऊपर का एक साइड का हो गया, उसी तरीके से ये नीचे में है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 इधर हो गया, इंटू 2 कर दीजिए। देखिए इतना ही आया ना, ये आ गया। अब इतना ही इधर भी रहेगा, तो ये कितना हो गया? 5 5 5 ऊपर 5 नीचे, इन 5 5 10 गुना 2, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 20 हो गया। तो देख लिया, आपसे डेंटल फॉर्मूला यदि पूछ दिया जाएगा बच्चे का क्या होता है, वो होता है 2102/2102 होता है। ये बच्चे में होता है, और बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। और यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सा ऐसा दांत बच्चे में नहीं पाया जाता, वो होता है प्रीमोलर। अब देखिए, इनकेस आपको हिंदी में जानना है, हिंदी में इंसीजर को क्या बोलते हैं? इंसीजर को बोलते हैं कृंतक। दूसरा कैनाइन भेदक, प्रीमोलर को अधचवर्णक, मोलर को चवर्णक। पहला क्या हो गया? कृंतक, ये जो दो है कृंतक, उसके बाद भेदक, उसके बाद अर्धचवर्णक, उसके बाद चवर्णक। तो बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता? वह जो है प्रीमोलर होता है, या उसको बोलते हैं अधचवर्णक। अब आपको पूछा जाएगा वयस्क में डेंटल फॉर्मूला, दांत का सूत्र क्या होता है? वह होता है 2123/2123। अब देखिए ये क्या हो गया? इंसीजर, जिसको बोलेंगे कृंतक, इसको बोलेंगे भेदक। कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अधचवर्णक, चवर्णक। तो देखिए 3 2 5 1 6 2 8, 8 ऊपर 8 नीचे, इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऊपर वाला हो गया। इसी के नीचे में इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा हम लोगों ने किया तो ये 8 तो एक भाग हो गया, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 इधर 8 इधर, इसलिए इंटू 2 कर दीजिए। ये कितना हो गया? 32। तो बच्चे एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो फिर अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन टेक पॉलीमरेज एंजाइम का स्रवण करता है? तो ये कौन सा, ये जो है, कौन जो है टेक पॉलीमरेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है? उसका नाम है इस्चोरिया कोलाई, जिसको बोलते हैं ई कोलाई शॉर्ट फॉर्म में। देखिए पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक प्रोसेस होता है। इसको, उसमें क्या होता है, जैसे अमाउंट यदि बहुत कम अमाउंट दिया हुआ, उसको बढ़ाने के लिए पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। उसमें जो होता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम का जो सिक्रेशन करता है वह ई कोलाई करता है। यह बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। जब इनकेस मैं आगे जो कभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, उसमें जो है पूरा डिटेल में ये पीसीआर प्रोसेस क्या होता है, इसमें 3 स्टेप होता है, लेकिन वो अभी नहीं जानना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या? पास्चुरेला पेस्टिस। यह एक तरह का कवक होता है, पास्चुरेला पेस्टिस, और यह क्या करता है? एक बीमारी का नाम कॉज करता है, जिसका नाम है प्लाग करता है। फिर अगला है लेशमानिया डोनोवानिया। लेशमानिया डोनोवानिया जो होता है, यह क्या करता है? यह कालाजर कॉज करता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कालाजर किसके कारण होता है, उसका नाम है लेशमानिया डोनोवानिया। फिर विब्रियो कोलरा, विब्रियो कोलरा जो होता है, यह कोलरा बीमारी जो होता है, यह कॉज करता है। इस चारों ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। देखिए
पेपर में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पहले प्रीवियस ईयर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो वन डे आप एग्जाम दीजिएगा तो चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया जाएगा, नहीं तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन बनता है। ये सारे ऑप्शन को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन वैसे कर ही रहा हूं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है फुफ्फुस धमनी, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। अब देखिए ये हार्ट है, ये जो हार्ट जो दिया हुआ है, हार्ट में होता है आर्टरी होता है जिसको बोलते हैं धमनी, दूसरा होता है वेन जिसको बोलते हैं सीरा। देख रहे हैं आर्टरी और वेन जो होता है, एक मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। आर्टरी और वेन में आपसे पूछ दिया जाएगा दोनों में अंतर क्या होता है, तो बहुत आदमी ये बोलते हैं आर्टरी क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है, वेन जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं ले जाता है। लेकिन इसमें एक गलती होता है, पल्मोनरी आर्टरी चाहे वृक्क फुफ्फुस धमनी जो होता है वह नहीं ले जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आर्टरी और वेन में पहचानने का। आर्टरी क्या करता है, हमेशा हमारे हृदय से ब्लड को दूर ले जाता है। देख रहे हैं ये क्या है, महाधमनी है, धमनी ये क्या कर रहा है, हृदय से दूर ब्लड लेके जा रहा है। ये दूसरा क्या है, फुफ्फुस धमनी, ये भी क्या कर रहा है, हमारे हृदय से ब्लड को दूर लेके जा रहा है। और ये जो दो है ये क्या कर रहा है, हमारे हृदय के पास लेके आ रहा है। ये क्या है, सीरा है। अब क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन धमनी ऑक्सीजन रहित को ले जाती है, तो फुफ्फुस धमनी है। देखिए ये आर्टरी क्या करता है, जो कि हमारे ब्लड से लेके जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन वाला लेके जा रहा है। और यह कौन सा धमनी है, वह है आपको फुफ्फुस धमनी, यह ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके नहीं जाता है। देखिए एक ब्लड, दोनों ब्लड लेके हृदय से दूर ही लेके जा रहा है, तो पहला कौन सा है, तो फुफ्फुस धमनी पृष्ठ धमनी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है। और ये भी हो सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सा ऐसा धमनी है ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है, उसका नाम है पृष्ठ धमनी महाधमनी। दूसरा जो है फुफ्फुस महाधमनी धमनी जो है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं ले जाता है। फिर दूसरा देख लेते हैं सीरा। सीरा क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके नहीं जाता है, मतलब हार्ट से ब्लड को पास लेके आता है। देखिए ये लेके जा रहा है, ये है महासीरा। महासीरा जो है ये दोनों ऑक्सीजन वाला नहीं ले जाता है, और ये फुफ्फुस सीरा जो होता है यह ऑक्सीजन वाला होता है। यहाँ पे उल्टा है, फुफ्फुस धमनी नहीं रहता ऑक्सीजन, और फुफ्फुस सीरा जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक को याद कर लीजिएगा, दूसरे में याद समझ जाइएगा ये उल्टा होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, आहार नली, आहार नाल की सबसे बाहरी परत होती है। ये जो आहार नाल है, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी से 100% पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये आहार नाल का लेयर हुआ है। आहार नाल को काट दिया गया, उसमें देखा गया 4 भाग होते हैं, पहला सिरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा, चौथा म्यूकोसा होता है। जो ये 4 लेयर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला भाग का क्या नाम है, सबसे बाहरी परत पूछ रहा है, सिरोसा। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा दूसरी परत का क्या नाम है, वो है मस्कुलरिस, तीसरे का सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा सबसे अंदर वाला भाग, सबसे अंदर, सबसे अंदर का परत, अंदर परत, उसका क्या नाम है, म्यूकोसा। देख रहे हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो वह कौन सा है, वह है बाह्यदल है। देखिए एक फूल में जो होते हैं 4 भाग होते हैं, पहला बाह्यदल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल, दूसरा होता है पेटल जिसको बोलते हैं दल, तीसरा होता है स्टैमेन जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, और चौथा होता है पिस्टिल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो ये दोनों भाग जो होते हैं ये बाह्य भाग होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये प्रजनन अंग नहीं होते हैं। देखते होंगे किसी फूल में हरा वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, बाह्यदल, और ये कलरफुल जो दिखता होगा रेड कलर वगैरह का, उसे क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। इसी के बदौलत जो होता है, ये पेटल के बदौलत ही अलग अलग जो कीड़े वगैरह होते हैं फूल पे बैठते हैं, अट्रैक्टिव दिखता है, खूबसूरत दिखता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट में जो होता है फूल में, उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्टेमन जिसको बोलते हैं पुंकेसर। इसके अंदर भी आता है क्या, परागकोश और पुतंतु जिसको बोलते हैं एंथर और फिलामेंट। देखिए इस पार्ट को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा इसमें से एंथर के कौन कौन, सॉरी स्टेमन या पुंकेसर के कौन भाग हैं। 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, उसका नाम देख लीजिएगा, परागकोश है और पुतंतु है।
स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इससे पहले अभी मैंने आपको यही यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो हो सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा, जो कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ऑप्शन दिया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पूछ दिया गया है। तो देखिए, अंडाशय होता है, ये है अंडाशय। फिर गर्भाशय, यूटेरस, ये होता है। शुक्रवाहिका, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। फेलोपियन नलिका जो होता है, देख रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब या नलिका, ये फीमेल में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देख रहे हैं शुक्रवाहिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वस डिफरेंस, चाहे मूत्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसन, और ये सारी चीज जो है किसमें पाया जाता है? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है, आज हमारा हाइट जो बढ़ता है, छोटे बच्चे एक लिमिट तक जो बढ़ता है हाइट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। देख रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, देख रहे, क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है? तो ब्रेड मोल्ड जो होता है, उसमें जनन किसके थ्रू होता है? वह होता है बीजाणु गठन द्वारा होता है। देखिए, अब देखते होंगे, जब यदि ब्रेड वगैरह घर में रहता है, उस पर क्या हो रहता है? फंगस लग जाता है, ये काला काला लग जाता है। उसमें जो होता है प्रजनन किसके मदद से होता है? वो होता है बीजाणु गठन द्वारा। देख रहे हैं, ये स्पोर जो होता है, इसी को बोलते हैं बीजाणु, इसी के थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, ये जो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। कारण है, मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर में मैं आपको यहाँ पे अच्छे से उसका रिप्रोडक्शन क्या होता है उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो फंजाई में, कवक में। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका उदाहरण कौन नहीं है? तो वह जो 3 जो दिया हुआ, ये तीनों समरूपी अंगों का उदाहरण है, लेकिन बंदर के हाथ इसका उदाहरण नहीं है। अब हम लोग समझते हैं जो कि समरूपी अंगों के कुछ उदाहरण और उस समरूपी अंग होते क्या है। जैसे देखिए, आपका ये यहाँ पे आपका घर रहा, आप घर में 4 भाई हैं, एक चला गया अपना काम करने, दूसरा भी चला गया अपना काम करने, 2 इधर काम करने चला गया, 2 इधर काम करने चला गया, जो भी काम हो उसके पास अपना स्किल हो। तो समरूपी किसे बोलते हैं? समरूप का मतलब होता है एक घर से निकला ओरिजिन। देख रहे हैं, एक घर ही ओरिजिन सेम है, एक घर से निकला, ये चारों भाग निकला अपने अपने कामों के लिए। तो ये 4 क्या कर रहा है? ओरिजिन सेम है, लेकिन ये कार्य जो है अलग अलग कर रहा है। ये अलग कार्य कर रहा है, ये अलग कार्य कर रहा है, ये भी अलग कार्य कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? समरूपी अंग बोलते हैं। अब दूसरा होता है समजात अंग। समजात अंग क्या होता है? इसी तरीके से जैसे दूसरा रहा, ये भी किसी दूसरा का घर रहा, यहाँ पे अलग काम करने निकला, ये भी अलग काम करने निकला, इधर भी निकला। लेकिन यहाँ पे जो ये काम कर रहा है और ये काम कर रहा है, चाहे ये चारों, यदि ये आके एक साथ एक काम कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? समजात बोलते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, जो कि समरूपी का मतलब होता है ओरिजिन सेम हो, एक ही घर से निकला, अलग अलग काम। और समजात का मतलब होता है अलग अलग घर से। देख रहे हैं, ये अलग घर से आया, ये अलग घर से आया, इस घर से है, और ये जो है इस घर से है, जो कि अलग अलग घर से हो, काम एक हो, इसी को क्या बोलते हैं? समजात बोलते हैं। तो कुछ ध्यान में रखिएगा, समरूप अंग के कुछ उदाहरण। ये पहला कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। दूसरा क्या है? कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? चने के पौधे की लता तथा मटर के पौधे की लता। ये तीन चार एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ये पूछा गया है, कारण ये 12th क्लास के एनसीईआरटी के इवोल्यूशन चैप्टर में ये दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन भी उसका दिया हुआ समरूप अंग का। प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में समान हो, लेकिन उसकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। और समजात क्या होता है? प्राणियों के वो अंग जिसकी आधारभूत संरचना एक जैसी हो, परंतु उसके कार्य अलग अलग हो। देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? समजात बोलेंगे। समजात, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट, और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो समरूप बोलते हैं। देख लिया आपने।
तो ये चारों ये देख लीजिएगा, समजात का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ और समरूप का भी डिफिनेशन दिया हुआ, और चारों ये एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, उसका क्या नाम है? वह जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एल्वियोलाई। देखिए ये जो हार्ट जो सॉरी हमारा लंग्स जो होता है उसमें एल्वियोलाई जो होता है वहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है। इस वजह से एल्वियोलाई को जो होता है रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाता है, किसका? लंग्स का, फेफड़ा का। फेफड़ा का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। जैसे किडनी का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। ब्रेन का क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, जो कि फंगस जो होता है, कवक जो होता है उसका सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है? वह जो है काइटिन का बना हुआ होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। फिर देखिए प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है? हम लोग हर कोई जानते हैं सेलुलोज का होता है, लेकिन केवल सेलुलोज ही नहीं होता, उसमें और भी कुछ होते हैं। वो होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। ये तीन चीज जो होते हैं प्लांट के सेल वॉल में होते हैं, कोशिका भित्ति में। और यदि पूछा जाएगा अलगी का सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति सेल वॉल का किस चीज का बना हुआ होता है? तो सेलुलोज, ग्लेक्टेन और मेनन। ये ध्यान में रखिएगा ये तीनों चीज। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल, जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड के दो अणुओं में टूट जाता, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब हम लोग यहां से इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए ये आपको इस तरीके से कोई डिटेल में नहीं पढ़ाता होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए हम लोग जो खाना लेते हैं, चाहे प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, लिपिड लेंगे, यही तीन चीज लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कितना कार्बन होता है? इसमें 6 कार्बन होता है। ये जो 6 कार्बन लेते हैं ये क्या होता है? टूट के पायरुविक एसिड में टूटता है, जिसको ये क्या होता है? एक मिनट, ये क्या होता है? 3 कार्बन का होता है। तो 6 कार्बन है तो 3 कार्बन इंटू 2 हो जाएगा। यही पूछा है, जो कि द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं, देख रहे हैं पायरुविक अम्ल जो रहा ये आपका पायरुविक एसिड के दो अम्ल है, दो टुकड़ा है, उसी को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का, ये टूटा किसमें? पायरुविक एसिड में। और ये 3 कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन इंटू 2 6 कार्बन का हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और यदि पूछा जाएगा आपको ग्लाइकोलाइसिस आखिर में होता कहाँ है? ये होता है साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है। और यह प्रोसेस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो होता है ये दोनों के लिए कॉमन होता है, एरोबिक और एनारोबिक, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसमें ये कॉमन होता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस रहेगा, क्रेब्स साइकिल रहेगा, ये सारा चीज में जो दोनों में कॉमन होता है वह होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, यदि ज्यादा टफ बनाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी का उत्पन्न होता है? उसमें 2 एटीपी बनते हैं। फिर क्या होता है? जब ये जो पायरुविक अम्ल बना, ये क्या होता है? आगे चला जाता है क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल जो होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्रेब साइकिल आखिर में होता कहाँ? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और इसी में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं, देखते होंगे ग्लूकोज टूट के हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ये जो एटीपी बनता है 36 एटीपी, आखिर में ये बनता है कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है। तो आपको आखिर में क्वेश्चन यही रहा। देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म रहा, इसी में क्या होता है आपको सॉरी, ये साइटोप्लाज्म में जो होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ये कॉमन होता है किसके? एरोबिक और एनारोबिक के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब साइकिल होता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिनी संपर्क बनाने वाला संरचना को क्या कहते हैं? देख रहे हैं ये सब मैंने आपको अभी तुरंत समझाया था, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं और आ ही रहे हैं प्रीवियस ईयर में।
कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो हो जाएगा डिम्बवाहिनी नलिका या फेलोपियन नलिका बोलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, पानी भी रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिनी संपर्क बनाने वाला संरचना को कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये रहा भ्रूण और गर्भाशय, इस दोनों के बीच में कौन जोड़ता है, प्लेसेंटा जोड़ता है, जिसको बोलते हैं अपरा बोलते हैं। क्वेश्चन पहले पूछा गया था, फेलोपियन ट्यूब भी बताया था, गर्भाशय, अंडाशय, ये सारा चीज। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ये भी क्वेश्चन अभी पहले बताया था। न्यूक्लियस के बाहर 2 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपसे पूछा जाएगा एक सेल के अंदर में जो होता है, ये सेल रहा, ये न्यूक्लियस रहा, इसके और सारे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह रहा, इसमें किसके पास अपना डीएनए होता है, तो 3 होते हैं। पहला एक न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स। तो न्यूक्लियस के बाहर पूछ रहा है, तो न्यूक्लियस के बाहर 2 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इस दोनों के पास अपना डीएनए होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, थायमीन है, इसका रासायनिक नाम किसका है, थायमीन। तो यह जो है विटामिन B1 है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के दे दिया हूं, ये सारा आप रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। वो क्या है, पहला विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 निकोटिनामाइड, B5 पेंटोथेनिन। देखो 5 मतलब पेंट बोलते हैं, 5 को पेंट भी बोलते हैं। तो पेंट क्या होता है, पेंटोथेनिन। इसी तरीके से ये सब ट्रिक याद कीजिएगा, जिससे याद रहेगा। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B11 को फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल और विटामिन के को फिलोक्यूनिन। ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने 40 जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे और भी बहुत सारे वीडियो बनाने में मतलब अच्छा लगे।